हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों, हम अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 9 मृदा। मृदा में हमने मृदा के कितने प्रकार के मृदा होती है वो देखा। मृदा होती है बलुई, मृणमयी और डुमटी मिट्टी, ठीक है ना। तो डुमटी मृदा हमने उन सभी के स्रवण दर अंतः स्रवण दर मतलब कि पानी को ज़मीन में उतारना वो देखा। तो उसमें जो बलुई मिट्टी होती है वो उसका अंतः स्रवण दर सबसे ज़्यादा होता है और दुमटी मिट्टी का मध्यम होता है और सबसे कम मृणमयी मिट्टी का सबसे कम अंतः स्रवण दर होता है। जल धारण क्षमता की बात करें तो बलुई मिट्टी जो होती है वो जल धारण क्षमता उसकी सबसे कम होती है और मृणमयी मिट्टी सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता रखती है और मृणमयी जो होती है वो मध्यम जल धारण क्षमता होती है उसकी। अब अगर हम बात करें मृदा और फसल की, तो आपको पता है, आप एसएस में पढ़ते होंगे कि मृदा फसल और मृदा का बहुत गहरा संबंध होता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृणमयी, कुछ में दुमटी मृदा, जबकि कुछ में अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। तो मतलब कोई जो मृदा होती है वो जो होती है वो उस पर पवन, वर्षा, ताप और प्रकाश और उसकी आर्द्रता उसका प्रभाव पड़ता है। ये कुछ प्रमुख जलवायवी कारक है जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। तो ये जो आपको कोई बोलता है कि मृदा के परिच्छेदन में या परिवर्तन में, संरचना के परिवर्तन में कौन से परिबल होते हैं जो असर करते हैं, तो आता है पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता। जलवायु कारक और मृदा के घटक सम्मिलित रूप में किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करती है। मतलब जलवायवी जो हमारी जलवायु कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। मतलब कुछ एक मृदा होती है जिसमें कुछ जो वनस्पति होती है या फसलें होती है वो अच्छी होती है। तो मतलब कि जहाँ पर जो मृदा पाई जाती है तो वहाँ फसल की किस्में भी ऐसे ही निर्धारण करते हैं, ठीक है। जैसे काली मिट्टी हुई तो या दुमटी मिट्टी हुई तो उसमें गेहूँ और चने अच्छी फसल हैं, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, मृणमयी और दुमटी मिट्टी जो होती है उसमें गेहूँ और चने की फसल ज़्यादा बोएंगे। ऐसे ही मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है तो वहाँ धान की खेती अच्छी होगी। मृतिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। अब धान को क्या चाहिए, धान को पानी ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर मृतिका और जैव पदार्थ से समृद्ध और अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है, क्योंकि उसको पहले से शुरुआत से आप अगर उसकी खेती देखोगे ना तो वो क्या बोलते हैं, उसको पानी भरा हुआ तो उसी में उसको डालते हैं चावल को, ठीक है ना। तो उसको ज़्यादा पानी चाहिए, वो ज़्यादा तब तक चाहिए उसको पानी जब तक कि पूरा धान पक नहीं जाता। मसूर और अन्य दालों के लिए डुमटी मृदा की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। कपास के लिए बलुई और दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है। अगर आपको पूछा जाए कि कपास के लिए कौन सी मृदा आवश्यक होती है, तो बलुई, ठीक है। कपास जो होता है उसमें बलुई और दोमट मतलब कांप से बनी हुई, ठीक है, तो वो मिट्टी अच्छी होती है। जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु धारण करती है। तो इसीलिए कपास जो होता है उत्तर गुजरात में ज़्यादा उगाते हैं सब लोग, ठीक है ना। गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमयी मृदा में उगाई जाती है क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। तो ज़्यादा फलद्रुपता के कारण, ज़्यादा उर्वरता के कारण, ठीक है, उसमें ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो समृद्ध होती है और इसीलिए उसमें गेहूं की फसलें अच्छी
फसल देते हैं। अपने शिक्षकों, माता पिता और अपने क्षेत्र के किसानों से वहाँ की मृदा के प्रकारों और उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। उपलब्ध जानकारी को सारणी 9.2 में लिखिए। ठीक है, मृदा का प्रकार देखना है। मृणमयी तो गेहूँ उगाए जाते हैं, और दुमटी मिट्टी तो कपास उगाए, या बलुई मिट्टी में कपास उगाए जाते हैं, और मृणमयी में धान भी उगाया जाता है। तो इस तरह से आप एक सारणी बना सकते हो। सारणी बनाने के लिए आपके पास अगर एसएस की किताब हो तो आप उसमें से भी ढूंढ सकते हो, या अपने माता पिता को पूछ सकते हो। आगे देखिए, मृदा अपर्दन। जल, पवन अथवा बर्फ के कारण द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपर्दन कहलाता है। ठीक है, बारिश अगर जोर से पड़ता है तो भी उसकी जो मृदा की जो ऊपर की सतह होती है वो धुल के पानी के साथ बहने लगती है, तो उसको भी अपर्दन कहते हैं। पादपों की जड़ें मृदा को पादप कैसे मदद करते हैं मृदा के अपर्दन में सहायता कैसे करते हैं? तो पादपों की जो जड़ें होती हैं वो मृदा को मजबूती से बांधे रखती है। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है, इससे यह पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती। तो आप ये जान लोगे कि वनस्पति जो होती है वो मृदा के अपरदन में से उसको बचाती है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जड़ें जो होती है वो मृदा को बांधे रखती है। तो इसीलिए मरुस्थल अथवा बंजर जो भूमि होती है वहाँ पर मृदा का अपरदन ज़्यादा होता है। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखो, ये मिट्टी एक कहानी है, एक केस अध्ययन, मतलब मिट्टी को कहाँ बनाया जाता है वो देखो। जॉन, रसीदा और राधा मध्य प्रदेश में सोहागपुर नामक स्थान के लीलाधर दादा और संतोष मालविया के घर गए। ठीक है, लीलाधर दादा सुराही, मटका, कुल्हड़ आदि बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। तो ये जो है सारे कुम्हार हैं और वो सब लोग जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। उन तीनों ने लीलाधर दादा से उनके कार्य के विषय में बातचीत की। आप भी ऐसे कहीं पर जाकर बातचीत कर सकते हो और मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, हमारे आसपास भी कुम्हार हैं, तो देखिए कि वहाँ पर कैसे मिट्टी यूज़ होती है। जॉन ने कहा, आप मिट्टी कहाँ से लाए थे? दादा बोले, हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते हैं। तालाब से भी लाते हैं, बंजर भूमि जो होती है वहाँ से मिट्टी लाते हैं, क्योंकि मिट्टी वहाँ से लाने पर क्या होता है, वहाँ पर गड्ढा बन जाता है। तो बंजर ज़मीन से अगर हम मिट्टी लाएंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राधा ने कहा, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? तो दादा ने बोला कि सूखी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डालकर उसमें से कंकर, पत्थर आदि बीन लिए जाते हैं। ठीक है, उसको बराबर से जो उसमें जो बड़े कण होते हैं या कंकर या पत्थर, तो उसको अलग किया जाता है। अब कंकड़ पत्थर हटा देने के बाद मिट्टी को लगभग 8 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। ठीक है, 8 घंटे के लिए मिट्टी को क्या किया जाता है? भिगो दिया जाता है। इस मिट्टी में घोड़े की लीद मिलाई जाती है और उसे गूंद लिया जाता है। गूंदी हुई मृदा को चाक पर रखकर उचित आकार दे दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो, इसको चाक बोलते हैं। ठीक है, तो वो चाक पर रखकर उचित आकार दिया जाता है। किसी वस्तु को अंतिम स्वरूप देने के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बनाई गई वस्तुओं को 2 से 3 दिन तक सुखाने के बाद उनकी रंगाई की जाती है। शुष्क वायु में सुखाने के बाद सभी वस्तुओं को उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। मृदे आपको पता है ना कि कैसे तैयार किए हुए मटके को, कुल्हड़ को एक जगह पर एक दूसरे पर रखकर एक भट्टी बनाई जाती है और उसके बीच में कोयला है, लकड़ी का वेर है आदि को रखकर उसको जलाया जाता है और मिट्टी पककर मजबूत हो जाती है। ठीक है ना, वरना आप अगर कच्ची मिट्टी के घड़े ले आओगे तो पानी भरते ही वो क्या होगा? टूट जाएगा।
शुष्क वायु में सुखाने के बाद सभी वस्तुओं को उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। मृदा में घोड़े की लीद को क्यों मिलाई जाती है वो आपको पता है? घोड़े की लीद को मिलाई जाती है मृदा के मिट्टी में, मतलब जो बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी तैयार की जाती है उसमें लीद को मिलाई जाती है। तो पकाने के प्रक्रम में घोड़े की लीद जल जाती है। ठीक है, वो एक तरह के उपले ही होंगे ना, जैसे हम लोग गाय के गोबर के उपले जलाते हैं। तो गाय के गोबर के उपले जो जलाते हैं, उसी तरह घोड़े की लीद जो होती है, जो मिट्टी में उसका भाग होता है, वो क्या होता है कि वो जल जाता है। तो जलने से क्या होता है कि जिससे मृदा के पात्रों में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। अगर सूक्ष्म छिद्र ना होवे, मटके में सूक्ष्म छिद्र ना होवे तो क्या होगा, तो हमारा मटके का पानी जो है वो ठंडा नहीं होगा। ये छिद्र ही होते हैं जिसके कारण हमारे मटके का पानी जो होता है वो एकदम ठंडा सा हो जाता है। आपने अगर देखा होगा, आपके घर मटका हो तो अंदर से थोड़ा थोड़ा पानी रिसते रहता है। क्यों रिसता है? तो वो जो घोड़े की लीद होती है वो जल जाती है, जिससे मटके में क्या होता है, दिखाई न देने वाले छिद्र बन जाते हैं। जो मटके में से थोड़ा थोड़ा पानी निकालते रहते हैं, उससे हवा टकराती है और इसी के कारण क्या होता है, उसी के कारण मटका का पानी ठंडा होता है, बाहरी सतह तक आ जाता है, वहाँ से वह वाष्पित हो जाता है। इससे घड़े का सुराही का जल ठंडा रहता है। अगर ऐसा कुछ कारण में पूछा जाए तो अभी आपको लिखना पड़ेगा। दादा ने बताया कि सोहागपुर में बनी सुराहियाँ और मटके दूर दूर तक प्रसिद्ध है। सोहागपुर याद रखना। यहाँ पर हमारा जो ये अध्याय है वो ख़त्म होता है। अगला पाठ हम 2-3 दिनों के बाद पढ़ेंगे। तब तक आपको इसका जो अभ्यास है वो ख़त्म कर लेना है। ठीक है।